अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ मूवमेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की कि मूवमेंट्स कैसे हमारे डाटा की शेप को डिफाइन करते हैं और मूवमेंट्स की डेफिनेशन क्या है और इसके फार्मूलाज कैसे बनते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं कि मूवमेंट्स के रोल क्या होते हैं। हमने अगर मीन फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करना है मूवमेंट से, अगर हम वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना चाहते हैं मूवमेंट्स के थ्रू तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, और इसके अलावा अगर हमने स्क्यूनेस को फाइंड करना है या कोर्टोसिस को फाइंड करना है तो वो हमने कैसे मूवमेंट्स के थ्रू फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं हम मूवमेंट्स अबाउट मीन की। इसमें मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि जो मोस्टली इसके अंदर रोल प्ले करता है वो मूवमेंट्स अबाउट मीन वो रोल प्ले करता है। यानी अगर आप मूवमेंट्स अबाउट जीरो फाइंड करते हैं या मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू फाइंड करते हैं तो बाद में आपने दोबारा मूवमेंट्स अबाउट मीन को ही फाइंड करना है। आपने कुछ रिलेशंस यूज करने हैं, वो रिलेशंस हम अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि वो कौन से रिलेशन है जिसके थ्रू हम मूवमेंट्स अबाउट जीरो या फिर मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू को यूज करके हम मूवमेंट्स अबाउट मीन को फाइंड कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे रोल क्या है मूवमेंट्स के। अगर m1 है तो उसका क्या रोल है, m2 हम क्यों फाइंड करते हैं, m3 क्यों फाइंड करते हैं और m4 का डाटा के अंदर क्या रोल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन यानी m1 की। तो जो m1 है वो हमेशा आपका इक्वल टू जीरो आएगा। इक्वल टू जीरो आने की क्या रीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर देखें, अगर हम m1 का फॉर्मूला लिखते हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन का, m1 इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार। अब क्योंकि फर्स्ट मूवमेंट है और इसकी पावर में भी हम क्या लिखेंगे 1, और जिसकी पावर 1 हो वो सेम एज इट इज ही रहता है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अरिथमेटिक मीन के अंदर के जो सम ऑफ x माइनस एक्स बार यानी सम ऑफ डेविएशन है फ्रॉम मीन वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है। अब यहां पर देखें ये डेविएशन फ्रॉम मीन है और उसका हम सम कर रहे हैं और ऊपर कोई स्क्वायर भी नहीं है कि अगर स्क्वायर होता तो वो वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती, ना ही यहां पर हम इसका मॉड ले रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम जो डेविएशन है वह जीरो हो जाएगी और डिवाइजर में जो मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जब ऊपर जीरो आंसर आपका आ जाएगा तो डिवाइजर में अगर आपके पास 100 भी लिखा हुआ है तो आपका जो फाइनल आंसर है वो जीरो ही बनेगा यहाँ पे। तो इसका आंसर हमेशा आपके पास जीरो आएगा। अब बात करते हैं कि अगर इसका आंसर जीरो आएगा तो फिर इसका रोल क्या है डाटा के अंदर। तो इसका जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन है इसका तो कोई रोल नहीं है क्योंकि इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। लेकिन मूवमेंट अबाउट जीरो जो वैल्यू है ये आपको मीन फाइंड करके देती है, आपके डाटा का मीन फाइंड करके देती है। अब m1 इसको हम m1 से शो करेंगे, इसको हम m1 और ऊपर डबल प्राइम लिखेंगे इसके ऊपर ताकि ये पता चले कि ये मूवमेंट अबाउट मीन है और ये मूवमेंट अबाउट जीरो है, ये डिफरेंस करने के लिए। तो यहां पर अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं m1 डबल प्राइम इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस जीरो और इसकी पावर में 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय n कर देंगे इसको हम। अब यहां पर देखें इसमें से माइनस हो रहा है जीरो यानी x माइनस जीरो, और अगर हम जीरो को माइनस कर दें इसमें से तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पर डायरेक्ट x की पावर 1 भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया। तो जब हम इसको ये इस तरह लिख सकते हैं सम ऑफ x माइनस जीरो को हम ये फॉर्म भी लिख सकते हैं इसकी यानी सम ऑफ x ओवर n। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, ये फॉर्मूला बनता है x बार का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट मूवमेंट अबाउट जीरो होगा वो आपका मीन होता है, वो आपका x बार होता है। और इसी तरह अगर आपको मूवमेंट अबाउट जीरो नहीं दिया गया बल्कि मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू दिया गया है यानी जीरो के अलावा कोई वैल्यू है तो आप उसके थ्रू भी अपना मूवमेंट जो मीन है इसका वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं m1 प्राइम इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय n और इसकी पावर में हम 1 लिखेंगे। अब आपको अगर याद हो तो जब हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड किया था उसके अंदर हमने एक तो सिंपल फॉर्म पढ़ी थी यानी ये वाली सम ऑफ x ओवर n, एक हमने उसका पढ़ा था शॉर्टकट मेथड। तो ये बेसिकली शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड कब बनेगा ये, जब हम इसके अंदर a को प्लस करेंगे यानी जो a हम इसमें से माइनस कर रहे हैं वही a अगर हम इसमें प्लस b करेंगे तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा मीन का फॉर्मूला। तो ये मेरा क्योंकि सारे का सारा जो पार्ट है ये मेरा बन जाएगा m1 के इक्वल है। अभी मैं इसको रेज कर देता हूं यहां से। तो इसका फॉर्मूला अगर मैंने बनाना है मीन का यानी x बार का मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू के थ्रू तो मैं लिखूंगा x बार इज इक्वल टू देखें m1 प्राइम
प्लस क्या प्लस करना था यहाँ पर, ए प्लस करना था, तो मेरा मीन बन जाना था। यानी अगर तो आपके पास मूवमेंट अबाउट मीन है वो तो हमेशा जीरो आएगा, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन। इसी तरह अगर मूवमेंट अबाउट जीरो दिया गया है फिर तो आपका जो भी उसका आंसर आएगा फर्स्ट मूवमेंट का वो इक्वल टू मीन होगा। लेकिन अगर आपके पास है मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, तो फिर जो वैल्यू आप इसमें से माइनस कर रहे हैं आर्बिट्रेरी वैल्यू की जो वैल्यू होगी आपने वो अपने फर्स्ट मूवमेंट के अंदर जमा करनी है, तो आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा। और कैसे आएगा, ये जो शॉर्टकट मेथड है ये आपका वो वाला फॉर्मूला बन जाता है। यानी यहां पर हम ए प्लस करते हैं, ये फर्स्ट मूवमेंट ये वाला, और ए प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू मीन, यानी शॉर्टकट मेथड ऑफ मीन बन जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड मूवमेंट की कि सेकंड मूवमेंट का क्या रोल है। बेसिकली जो सेकंड मूवमेंट है अबाउट मीन है, ये हमें वेरिएंस के बारे में बताता है, डाटा की वेरिएशन कितनी है ये हमें उसके बारे में बताता है। आपने पहले इस चैप्टर के अंदर वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा और वो फॉर्मूला था आपके पास सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये आपने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा। अब अगर हम मूवमेंट अबाउट मीन का जो सेकंड मूवमेंट है इसकी बात करते हैं, यानी मैं अगर इसको m2 कहता हूं तो ये उसी के बराबर बनेगा, क्योंकि मूवमेंट्स के अंदर भी हम यही करते हैं, x में से उसका मीन माइनस करते हैं, और क्योंकि सेकंड मूवमेंट है तो हम उसकी जो पावर है वो 2 रखेंगे, यानी उसका स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइडेड बाय n। तो ये सेकंड मूवमेंट का फॉर्मूला बनता है, और जो सेकंड मूवमेंट का फॉर्मूला है और जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो दोनों सेम है। इसीलिए जो सेकंड मूवमेंट है वो हमें डाटा की वेरिएशन एंड डाटा के वेरिएंस के बारे में बताता है। और अगर हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो हम सेकंड मूवमेंट का अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। यानी इसमें हमने देखा कि आपका जो फर्स्ट मूवमेंट है वो आपको मीन के बारे में बताएगा, और जो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है वो आपको डाटा की वेरिएशन के बारे में बताएगा, डाटा के वेरिएंस के बारे में बताएगा। इसी तरह जो आपका थर्ड मूवमेंट है यानी तीसरा मूवमेंट अबाउट मीन है, वो डाटा की जो स्क्यूनेस आती है, यानी कि डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, डाटा नेगेटिवली स्क्यूड होगा, या फिर डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा। ये जो चीज है ये हमें जो थर्ड मूवमेंट है ये फाइंड करने में हेल्प करता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में आता है कि आपने इस डाटा की स्क्यूनेस फाइंड करनी है तो आपने M3 को फाइंड करना है और साथ में M2 को फाइंड करना है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा स्क्यूनेस का, उसके बाद उसके अंदर हम जो है वो तफसील से पढ़ेंगे कि स्क्यूनेस क्या होती है, उसके जो बाकी फार्मूला हैं उसके बारे में भी हम तफसील से पढ़ेंगे। और इसी तरह जो M4 है वो हमें डाटा के कर्टोसिस के बारे में बताता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने इस डाटा के कर्टोसिस फाइंड करने हैं तो उसके लिए फिर आपको M4 और M2 फाइंड करना पड़ेंगे। बाकी इसके बारे में कर्टोसिस का जो टॉपिक होगा हमारा उसके अंदर हम तफसील से पढ़ेंगे। इसके जो एक दो फॉर्मूलाज दूसरे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कर्टोसिस को मूवमेंट्स के अलावा कैसे फाइंड कर सकते हैं। रोल्स पढ़े हैं, मूवमेंट का रोल क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट का क्या रोल है, सेकंड मूवमेंट का, थर्ड का और फोर्थ मूवमेंट का क्या रोल होता है डाटा के अंदर। अब आपने ये लाजमी याद करने हैं, क्योंकि इस मूवमेंट्स के टॉपिक्स के अंदर दो चीजें हैं, एक मूवमेंट्स के रोल हैं और एक मूवमेंट्स के रिलेशंस हैं। अगर आपको ये दो चीजें आती हैं तो इट्स मीन आप मूवमेंट्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए या फिर एमसीक्यूज आए, वो आप इजीली आसानी से वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो अभी हमने रोल पढ़े हैं मोस्टली इनमें से एक या दो एमसीक्यूज बनते होते हैं, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। खुद देखें, अगर आपको ये ही नहीं पता कि जो फर्स्ट मूवमेंट है वो हम किस लिए फाइंड कर रहे हैं, या सेकंड मूवमेंट किस लिए फाइंड करते हैं, थर्ड या फोर्थ मूवमेंट हम किस लिए फाइंड करते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि आप स्क्यूनेस फाइंड करें थ्रू मूवमेंट्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा मूवमेंट फाइंड करना है। इस तरह अगर क्वेश्चन आता है आपने वेरिएंस फाइंड करना है, लेकिन वेरिएंस को आपने मूवमेंट्स के मेथड से फाइंड करना है, तो आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा मूवमेंट जो है वो वेरिएंस के इक्वल है। तो आपने इस चीज को लाजमी याद रखना है कि अगर हमने मीन फाइंड करना है तो हमने कौन सा मूवमेंट फाइंड करना है उसके लिए, अगर हम वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कौन सा मूवमेंट फाइंड करना है, और इसी तरह अगर हमने स्क्यूनेस या कर्टोसिस को फाइंड करना है तो उसके लिए हमने किस मूवमेंट को फाइंड करना है। तो ये रोल याद करें। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर इसके रिलेशनशिप्स के ऊपर होगा कि अगर हम तो एक तो यह कि आप डायरेक्ट मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड कर लेते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, और अगर आप मूवमेंट अबाउट जीरो फाइंड करते हैं या मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसके जरिए आपने मूवमेंट अबाउट मीन को कैसे फाइंड करना है। देखें, आपके वेरिएंस हो, स्क्यूनेस हो या कर्टोसिस हो, इन तीनों में आपका जो यूज हो रहा है वो मूवमेंट अबाउट मीन यूज हो रहा है, वो मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी या मूवमेंट अबाउट जीरो वैल्यू जो है वो यूज नहीं होता।